तो एनआईए के हुकूक में इजाफा, एनआईए तरमीम जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है और इसको लेकर के गर्मा गर्म बहस भी हो गई असदुद्दीन ओवैसी और वजीर दाखिला अमित शाह के बीच। और असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों का जिक्र कर दिया कि मुसलमानों को खौफजदा करने की कोशिश है। इधर कांग्रेस ने भी एतराज जताया कि किसी भी एजेंसी को इतना ताकतवर मत बनाइए कि उसका मिसयूज हो। कांग्रेस ने इस देश में बहुत लंबे वक्त तक राज किया है और वो जानती है कि एजेंसियों का मिसयूज कैसे किया जाता है। उसे बार बार ये खदशा क्यों होता है और क्या किसी एजेंसी को सिर्फ इसलिए मजबूत न किया जाए कि उसका मिसयूज होगा? ये बड़ा अजीब सवाल है और एक बड़ी अहम बात भी है। मेरे साथ सुशील कुमार जी हैं, सीनियर सहाफी हैं। सुशील कुमार जी, मुसलमानों की ही अगर हम बात करें तो मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है या फिर डर की सियासत हो रही है? वैसे आज संसद में भी इस बात का जिक्र करते हैं, एजेंसी को भी किसी ताकतवर जांच एजेंसी को बनाने की कोशिश होगी तो मुसलमान खौफजदा हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ये क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में इस तरह के कानूनों का इतिहास रहा है। सबसे पहले मीसा, उसके बाद मकोका, फिर टाडा, पोटा और अब एनआईए। हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते मैं सबसे पहले तो सारे हिंदुस्तान वासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि हमने एक कड़ा कानून लाए आतंकवाद के खिलाफ। और ये कानून लाने का मकसद भारत सरकार का सिर्फ ये है कि क्राइम करने वाले लोग डरें, तो क्राइम करें। इसका दायरा भी बढ़ाया गया है, इसमें साइबर सिक्योरिटी को लाया गया है, ह्यूमन तस्करी को इसमें लाया गया है, इसमें आर्म्स के मिसयूज करने वालों को लाया गया है। तो अगर मुसलमान, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान को डरना चाहिए, तो मेरा पहला उनसे सवाल यह है, क्यों मुसलमान को डरना चाहिए? क्या आप परोक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान इन सभी चीजों में मुलव्विस हैं, या आप मुसलमानों को डराकर रखना चाहते हैं और उनके खैर ख्वाह बने रहना चाहते हैं? तो मुझे जो लगता है कि ओवैसी साहब जैसे सियासतदान, तो सवाल ये भी उठता है सर कि क्या आतंक के खिलाफ कार्रवाई में धर्म देख करके निर्णय लिए जाते हैं, धर्म देखकर जांच की जाती है? क्योंकि जो उन्होंने कुछ मिसाल भी दी, कुछ उदाहरण भी दिए, उसकी बिना पे मैं पूछ रहा हूं। देखिए, कानून जब भी बनाए गए हैं इस देश में, कभी ना कभी उसका छोटा सा भी शायद हुआ हो, उसका मिसयूज तो जरूर रहा है। सरकारें अपने हिसाब से उसको मिसयूज करती हैं। तो 1% तो इनका डर जायज हम कह सकते हैं कि मिसयूज ना हो। उस कानून को हम इतना फुल प्रूफ बनाएं कि किसी भी धर्म का वो इंसान हो, उसके खिलाफ मिसयूज ना हो। और उसके लिए हमारे देश में अदालतें हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने जब भी इस कानून का मिसयूज हुआ है उसके खिलाफ निर्णय दिया है और कानून को सरकार को बदलना पड़ा है। तो अगर इस बार भी कुछ ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसको सरकार को अमित शाह कह रहे थे कि इस तरह के गंभीर विषयों पर भाषण करके आप आतंकियों के हौसले ना बढ़ाएं। इसको हम कैसे देखें, कैसे समझें? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में कानून हम बनाते हैं देश का विकास करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन कुछ छुटभइये नेता, मैं कहूंगा इनको छुटभइये नेता, उन कानूनों का विरोध करते हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। होना ये चाहिए कि इन्हें आगे बढ़कर इस कानून का स्वागत करना चाहिए, साथ ही सरकार के साथ मिलकर। जो सांसद रहा हो अपने इलाके से, वो छुटभैया नेता कैसे हो गया सर? देखिए, अब मैं गलत शब्दावली का प्रयोग मत कीजिए भाई। सांसद है, ठीक है। माननीय अमित शाह जी भी पहली बार सांसद पहुंचे हैं, तो उनकी भी उतनी ही इज्जत है। देखिए, आप एक बार जीत कर जाएं या 6 बार जीत कर जाएं, अगर आप हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान के कानून, आप हिंदुस्तान के कानून, यही ओवैसी साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाके कहा था कि याद रख लो, हमें अपने मसाइल हल करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, और उन्होंने वो करारा तमाचा पाकिस्तानियों को मारा था। आपको वो भूल गए। लेकिन हिंदुस्तान में आज क्या ओवैसी साहब के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर है? नहीं, उसको जो नहीं, मुझे कि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन आप जो है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ ऐसा अपशब्द कहूंगा तो लोग जरूर एतराज करेंगे, इसलिए मैंने एतराज बात रखिए। लेकिन ऐसा छुटभइये ये सब मत। जावेद साहब, आपको मैं आंकड़े कुछ देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ है। 17 करोड़ से ज्यादा जिस देश के नागरिक हों, उस देश में कानून आने से उन नागरिकों की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। उनको खुश होना चाहिए कि कड़े कानून आए हैं, आतंकवाद का खात्मा होगा, देश में अमन चैन कायम होगा, बिल्कुल होगा, देश में ह्यूमन स्मगलिंग नहीं होगी, देश में साइबर टेररिज्म नहीं आएगा। लेकिन बजाय इस बात के कि आप कानून का समर्थन करें, मुसलमान बार बार कह रहे हैं ना, तो
खाली मुसलमानों को डर क्यों है? इन कानूनों का गलत इस्तेमाल SC ST OBC और बहुत सारे दबी कुचले जो समाज थे उन पर भी जो इस्तेमाल हुआ, तो ओवैसी साहब को समझाइए ना, ओवैसी साहब को समझाइए कि फिर संसद में इस तरह की बात क्यों रख रहे हैं? बहस का मुद्दा तो वही दे रहे हैं ना। जब वो अपने सवाल करते हैं तो उन्होंने किस वर्ग का नाम लिया, उन्होंने किस धर्म के लोगों का नाम लिया? कुचला जो समाज है उसके ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है भाई? आप कौन सा डाटा दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? जबरदस्ती इसलिए माइनॉरिटीज की सिर्फ बात नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटीज की बात। 2006 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध जो धमाके हुए थे ना, उसकी जांच के मामले में उस वक्त की सरकार ने जज बदल दिया था। उलमा काउंसिल के लोगों ने जब मुलाकात की थी, दबाव बनाया था। तो ये भी हुआ है इस देश में, ये भी इस देश में हुआ है सर। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के दबाव में आकर के लोगों को परेशान किया जाता है, दूसरों के भी दबाव चलते हैं, ये भी देखा है इस देश ने। इसलिए इस तरह से बातें ना कीजिए, उन बातों को भी याद कीजिए, तब होते उन बातों को भी तो याद जब कीजिए। सत्ता पक्ष का बैठा हुआ एक नेता कहता है कि पैन इस्लामिक जो है टेररिज्म, क्या न्यूजीलैंड में जो बेगुनाह मुसलमान मस्जिद में भून दिए गए, क्या वो आतंकवादी तो भारत में जो फिर ये लश्कर तैयबा, जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ आतंकवादी था, वो आतंकवादी था? बताइए ना। जैशे मोहम्मद, तो ये कौन से संगठन है? ये किस मजहब के लोगों के बनाए हुए संगठन है? ये जो नाम है ये किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले नाम है? मैं तो फिर बार बार कहता हूं कि आपने तो कभी विरोध नहीं किया कि जैशे मोहम्मद क्यों है, जैशे मोहम्मद ही नाम क्यों है, लश्कर तैयबा नाम क्यों है, हमारे अल्लाह के रसूल का नाम क्यों रखा गया आतंकवादी संगठन का? जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सब आतंकवादी संगठन हैं। हाँ तो याद रखिए। हाँ तो इसमें कौन है? सुनिए ना, इसमें कौन शामिल है? हिंदू? सुनिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स सीधे कहूं, इस देश के हिंदू उसमें शामिल है, इस देश के हिंदू या ईसाई या सिख उसमें शामिल है। श्रेणी में बजरंग दल को भी आतंकवादी संस्था जो है कहा गया। आपने तो आतंकवाद की नई किसने कहा जामी साहब? दे दूं डेटा? किसने कहा कि दे दूं डेटा? किसने कहा ये बताइए ना। यूनाइटेड स्टेट्स की जांच एजेंसी ने उन एजेंसियों की हमारे देश में कोई औकात नहीं है, उन एजेंसियों की इस देश में कोई औकात नहीं है। दे करके उनको क्या बात कर रहे हैं? उनको ब्लॉक कर दिया। आप 60% वक्त तक तो गालियां अमेरिका को बकते रहते हैं, ऐसे मामले में सिर्फ अमेरिका की एजेंसियां आपको याद आती हैं। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? उलमा हजरात को मैं सुन लेता हूं, सारे कट्टरपंथी मुसलमान अमेरिका को गाली देते रहते हैं, लेकिन जब ये बात कहनी होती है तो अमेरिकन एजेंसियों की हवाला देते रहते हैं। सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि जो आतंकवाद है वो आतंकवाद है, चाहे वो कोई भी हिंदुत्व का ऑर्गेनाइजेशन हो या मुसलमानों का सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो आतंकवादी उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है तो मुसलमानों को तो आप फौरन आतंकवादी कह देते हैं, लेकिन अगर वो उसका धर्म इस्लाम व मुसलमानों से ना हो तो आप उसको अपराधी कहते हैं, आप उसको कुछ ना कुछ डाइल्यूट। कितनी सच्चाई है, ये कितनी सच्चाई है? एक तो मैं इनके जो खदशे हैं वो कहां तक जाए? देखिए, एक तो मैं इनकी बात पे बहुत ज्यादा मुझे ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने बिना मतलब के झूठे आंकड़े भी दिए और झूठी बातें भी करी हैं। टेररिज्म टर्म डिफाइन ही नहीं है, इन्होंने टेररिज्म की डेफिनेशन दे दी। लगातार डिमांड हो रही है कि टेररिज्म टर्म को डिफाइन किया जाए। दूसरी बात है जो बोलने हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कहां पे? अरे कहीं नहीं डेफिनेशन है। आपको आतंकवाद की डेफिनेशन मालूम है? आपको कहां से बजरंग दल आतंकवादी लगता है? नंबर 145, 146 पढ़िए जरा, क्या है? पढ़िए अपना क्या है, मैं बोल रही हूँ, आप पढ़िए इसको, पढ़ के बताएंगे आप टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। जी मैं फालतू में आप जो है लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। दूसरी बात एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। एक मिनट जामी साहब, अरे यार मनीष तिवारी ने क्या कहा? मनीष तिवारी ने क्या कहा? आस्था को किसी को भयभीत करके, इंटिमिडेट कर करके उस पे थोपना, उसको आतंक की श्रेणी में यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन पैराग्राफ। तो फिर मनीष तिवारी जी ने आज ये क्यों कहा, ये साइबर आतंकवाद के मुद्दे को एनआईए के दायरे में लाने पर मनीष तिवारी ने आज क्यों कहा कि आतंकवाद को परिभाषित किए बिना, आतंकवाद को परिभाषित किए बिना, डाटा प्रोटेक्शन कानून के बिना कैसे साइबर आतंकवाद को डील किया जाएगा? जब कांग्रेस भी मान नहीं रही कि आतंकवाद की परिभाषा तय हो चुकी है, आप कहां से परिभाषा ले आए आतंकवाद? जबरदस्ती आप आतंकवाद की परिभाषा दे रहे हैं। गुनाहगार है। मैं कांग्रेस कमाल हो गया, मतलब कमाल हो गया। किसी मामले में तो आप ओवैसी का, कांग्रेस का सपोर्ट करते नजर आएंगे, जहां आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात कमजोर पड़ रही है तो वो भी उतने ही गुनहगार है। मतलब मैं कैसे आपकी बात को मानूं, किस आधार पे मानूं, कौन सा एंगल आपका मानूं सर? मैं तथ्यों पे बात रखता हूं ना, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से बात नहीं रखता। जल्दी से सीमा जी जवाब दीजिए, फिर ब्रेक ले लेता हूं। यहाँ पे लगातार पहली तो मुझे बात ये नहीं समझ में आती कि जैसे ही आतंकवाद का नाम ले लिया जाता है उसको तुरंत आप इस्लाम से जोड़ते हैं, सिर्फ आप, उसके अलावा किसी ने इसको इस्लाम से नहीं जोड़ा। दूसरे अभी अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप ग्लोबल डेटा उठा के देख लीजिए, 99% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक है। क्या आप इस बात को नहीं मान रहे?
आपने जोड़ दिया अभी। आप जाके देख यही लीजिए। माइंडसेट है अभी आपकी, ये मेरा यही माइंडसेट mindset सच्चाई है आपकी जिसको गलत आप एक्सेप्ट नहीं लीजिए करना ना, चाहते जोड़ हैं। दिया आपने, आप इस पे आपने बात जोड़ नहीं दिया, करते मैंने कि तो नाम भी मुस्लिम ले क्यों लिया। आतंकवादी बन रहे आपने हैं। तो नाम तीसरी भी लिया, बात, आपने नाम भी ले तीसरी लिया। बात, तीसरी बात मेरी आपने इमरान नाम भाई भी ले इसमें लिया, है मैडम। कि 2014 से फिलिस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, इजरायली 2019 आतंकवाद तक से वो आतंकवाद नहीं है। 2014 से न्यूजीलैंड में जो मुसलमान 2019 मारे गए वो तक आतंकवाद नहीं है। सऊदी अरब जो यमन पर बम गिरा रहा है वो आतंकवाद नहीं है। सऊदी अरब यमन पर जो बम गिरा रहा है वो आतंकवाद नहीं है। बांग्लादेश में जाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग में जो मुसलमानों को, दलितों को, शोषितों को जो मारा जा रहा है ना, जय श्री सऊदी राम, अरब जो यमन वो पर भी बम गिरा रहा है सुनिए, वो आतंकवाद है या नहीं? सऊदी अरब का आतंकवाद आतंकवाद है कि नहीं? जामे साहब, सऊदी अरब का आतंकवाद आतंकवाद है या नहीं? चाहते हैं सऊदी का आतंकवाद आतंकवाद है या नहीं, पहले बताइए। यहाँ मेरा जामे साहब, जो भी धर्म के नाम पर बेगुनाहों को मारेगा वो आतंकवाद है। तो आपको प्रॉब्लम हिंदुस्तान क्या हो में भी रही है है? ऐसा, बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन ऐसा कर रहे हैं। नाम बताइए ना कौन सा संगठन है जिन्होंने मारा है। जामी साहब, मेरा आप एक मुझे सवाल है। बताइए ना कौन से संगठन है जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन्होंने मारा है लोगों को धर्म के नाम पर। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। आप भूल गए उड़ीसा में जो चर्च का केस है, एक केस को उठा करके अगर आप जिसमें उसको प्रताप हिंदू को सारंगी बताएंगे जी ना की तो ईद मैं और ना गाड़ी आपको का 500 इस्तेमाल किया एग्जाम्पल गया था। दूंगी। आपको भूल तो गए आप? डिबेट करने में मिसगाइड कर रहे हैं आप। नहीं, आप आपको भूल पता ही गए। नहीं टेररिज्म की मतलब क्या उस होता है। संगठन का नाम बता दूं मैं? अरे आप छोड़ो, जो आप क्या क्रिश्चियंस को बताओगे जला मुझे? देते मैं हैं। आपको 100 संगठन के नाम बताती हूँ। और दूसरी बात इमरान भाई, आप मुझे एक बात बताइए, ये मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट्स का रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है? 25% ऑन एन एवरेज कन्विक्शन रेट है। मिसयूज होगा। अरे भैया, आप इस बात पे शुक्र क्यों नहीं मनाते कि 2014 से 2019 तक एक भी टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हुई है? बीजेपी लेड जिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर रहे हो, आप मुझे बताओ ना एक स्टेट में दंगा किया गया हो? आप किस बात पे लोगों को डरा रहे हो? क्योंकि आपका फायदा होता है उसमें। जब टेररिज्म नहीं है, जब दंगा नहीं है, तो आप किस बात पे कह रहे हो कि मुसलमानों को पकड़ा जाएगा? आपको ये नहीं पता कि एनआईए किसके टर्म में आया था? ध्रुव सक्सेना का नाम मालूम है, जो आईएसआईएस के लिए जो है मुखबरी करता हुआ पकड़ा गया, और वो बीजेपी आईटी सेल का मेंबर था। मैडम, मुझे लगता है कि जो एनआईए को मजबूत करने की बात आ रही है, उसमें जो 3 अहम है, बहुत सारे उन्होंने उनको ऑप्शन दिया। एक तो मानव तस्करी बहुत खतरनाक है हमारे समाज के अंदर। दूसरा जो है आतंकवाद, जो उससे भी बड़ा एक रोग है हमारे लिए। और जो ये लोग यहाँ से जितने भी लोग भगोड़े हैं, उनको अगर पकड़ के लाने के लिए भी उनकी अहमियत को समझ रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए। मैं इन पे आ जाता हूँ हमारे पैनलिस्ट श्रीमान शुएब भाई पे। भैया, आप बार बार कह रहे हो, आप बार बार चले जाते हो पता नहीं कहाँ। आप जरा सीरिया में अपनी राय रख लो, जरा यमन में रख लो, इराक का क्या हुआ, आईएसआईएस कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब में जो खतरनाक बीमारी आजकल फैल रही है आतंकवाद की, वो कौन लोग हैं जो वहां पे इन्वॉल्व हैं। तो आप इस तरीके से सिर्फ एक सरकार को, क्योंकि आप उस सरकार के लाइक माइंडेड नहीं हो, आप उसकी विचारधारा से नहीं हो, अगर वो कोई काम करे तो आपकी नजर में वो सब का सब झूठ है, वो सब का सब बेकार है। और जो पहले की सरकार रही है, इतने जमाने से रही है, जिसने आपको सिर्फ लॉलीपॉप दिया, आपके फ्लावर बाबूत के लिए कुछ भी नहीं किया, आपके नौजवानों को, जो आप कहते हैं हमारे बीच के नौजवानों को हमारे बड़े बड़े इदारों से उठा के 15-15 साल जेलों में रखा, आपने कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन आजकल मैं बार बार फिर वही बात कहता हूं कि खरंजे और नाली के लिए लड़ाई होती है, उस पे 2-4 थप्पड़ एक दूसरे को पड़ जाते हैं, तो आप जंतर मंतर से शुरू करते हो, आपकी जो मोमबत्ती गैंग है, और कश्मीर तक आप उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो। इससे आपका क्या भला होने जाएगा? आप सरकार को एक तरीके से जब कटघरे में खड़ा करोगे तो आपके ऊपर भी सवाल होगा। आपकी तरफ जो अच्छे तरीके से सरकार सोच रही है कि आपको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, आपके नौजवानों को स्कूल से कॉलेज तक पहुंचाया जाए, आपके नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आईएएस और आईपीएस बने, उनके लिए कोचिंग मुहैया करा रही है। जो आर्टिजन है, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम के अंदर जो उस्ताद लोग हैं, जो अपने काम हुनर के लिए जाने जाते हैं, उनको सरकार मेन स्ट्रीम से जोड़ रही है। आपको पता है हुनर हाट एक ऐसा कार्यक्रम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, जिसमें जो बिल्कुल सीमा जी छोटे इलाके के हुनरमंद हैं, उनको आज लंदन, अमेरिका, कनाडा और दूसरे मुल्कों से काम मिल रहा है उनके हुनर के ऊपर। उनको आज तक किसी सरकार ने क्यों नहीं पहचाना? तो ये सब जब काम हो तो आपको लगता है कि एक एनआईए जो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है, एक ऐसी एजेंसी जो आपके सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है, जो अगर कोई आतंकवाद बाहर से आता है, जिस तरीके से हम सब ने मुंबई में देखा था कि किस तरीके से दरिया के सहारे आतंकवादी आते हैं और मुंबई को खून की नदियों की तरह वहां पे लाशें बहा के चले जाते हैं बेकसूर लोगों का,
वो अगर मजबूत होगी और दूसरे देश में जाके भी उसका जांच का दायरा बढ़ेगा तो आप उसका खैर मकदम करें, ना कि आप उस पर सवाल करें। और मुझे ये कहा कि आतंकवाद पे कार्रवाई नहीं करें। नहीं, अरे आपका मंसूबा देखिए, आपके लाइक माइंडेड नेता ओवैसी साहब का उस पटल से उन्होंने भी नहीं कहा आप मिसकोट कर रहे हैं सर। मैं मिसकोट नहीं करता हूं, मैं आपको दिखने आपको बिल के जो प्रावधान है, देखिए मैं कभी किसी भी डिबेट में बिना तर्क के कोई बात नहीं करता, बिना तर्क के कोई बात नहीं रखता। आप बार-बार एनआईए में उन लोगों का नाम लेके आ रहे हो जो बिल्कुल सवाल उस पे है। आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, आप बजरंग दल को कितना जानते हो? एक ऐसे संगठन के बारे में, एक ऐसे संगठन के बारे में मैंने अगर नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं कि सिमी का इतिहास भूल गए आप भारत में, नहीं सिमी का इतिहास आप भूल गए भारत में, जामी साहब फिर तो किसी एक जामी साहब देखिए जामी साहब एक मिनट यासिर जिलानी साहब, जामी साहब आपको फिर तो इसी देश में आपको सिर्फ लगता है कि अपने आप को विक्टिमाइज कर लीजिए कि मैं तो बहुत वही बड़ा सवाल है मेरे जामी साहब, इसी देश में किया जा रहा है, इसी देश में आप मुसलमान इसी देश में हमारे कौम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप विक्टिमाइज करोगे अपने आप को, लेकिन सवाल ये है कि आतंकवाद को आप सेलेक्टिविज्म के नजरिए से देखो। आप जब साथ खड़े हो, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। आप सेलेक्टिविज्म के नजरिए से सुशील जी जामी साहब, इसी देश में फिर तो अगर नजरिए की बात करें तो फिर अफजल गुरु की फांसी को भी न्यायिक हत्या बताया जाता है। देखिए इसी देश में अगर नजरिए की बात करें फिर तो कई नजरिए पैदा हो सकते हैं। इसी देश में अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या कहा जाता है। 5000 6000 पुलिस वालों को मार दिया जाता है उग्रवादियों के केस में। सबसे पहले आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान कई माइनॉरिटियों का देश है। सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज्म हैं, और भी बहुत सारी जातियां प्रजातियां यहाँ हैं, धर्म हैं। खाली मुस्लिमों को क्यों ऐसा लगता है कि ये कानून हमारे खिलाफ है? क्योंकि इस्लामोफोबिया है। देखिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने मुसलमानों को नहीं रखा, मुसलमानों के जो सो कॉल्ड ठेकेदार बने हुए हैं कुछ लीडर, हिंदू वही ये फील करते हैं और वही दूसरों को वो आपको 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के अभी तक नौजवान मुसलमान ऐसा क्या हुआ इस देश में? अपना काम ये बताइए कि आपको लगा कि इस्लामोफोबिया का शिकार है सरकार या इसमें चलाने वाले लोग? वही कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व उठा के देख लीजिए। ये गिरिराज सिंह पर आ जाते हैं, साक्षी महाराज पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कभी, वजीर आजम ने कहा कभी, अमित शाह जी ने कहा कभी, राजनाथ सिंह जी ने कहा कभी, सुषमा जी ने कभी कहा तरीके से आपने मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। इस्लामोफोबिया आपके अंदर हो गया है, आप कभी बढ़ के नहीं सोचते। आप ये जो लीडर टाइप के कुछ अभी हमारे को पैनलिस्ट ने ये बात कही कि जो लीडर हैं कुछ छोटे मोटे, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं, बिल्कुल वो छोटी सोच के हैं। वही मुसलमानों को भड़काने का काम, वर्गलाने का काम। नहीं तो मुसलमान 98% बहुत सुख शांति के साथ इस देश का हिस्सेदार है और देश में जी रहा है, अपने काम कर रहे हैं। और तमाम जो सरकारें आई हैं उनके साथ उनका ताल्लुक रहा और इस सरकार को भी वो मान रहा है। अगर ये 2% लोग सुधर जाए तो मामला सब ठीक हो जाएगा। 63% लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। आवाज कोई नहीं दबा रहा है, आवाज कोई नहीं, सच कहिए, सच कहिए तो सब सुनेंगे आप। यही तो गलत कहेंगे आप। ये बताइए कमजोर करने की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप चला रहा है। बात नहीं, आपको पता ही नहीं जल्दी से बताइए। सीमा जी हम लोग हम एक चर्चा कर रहे थे उन्नाव को लेके, उस केस का क्या हुआ? उस केस की सच्चाई आपके सामने आ गई। डिक्टेटरशिप है क्या इस देश में? आपको बताऊं इल्जाम आया है डिक्टेटरशिप है क्या इस देश में? वहाँ रातों रात 2 लाख लोगों को कहा जाता है कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ, वो डिक्टेटरशिप होती है। 17 स्टेट में सरकार है। आप मुझे बताओ ना, किस बीजेपी रूल्ड स्टेट में किसी भी मुस्लिम का आपने आज तक पलायन देखा है? मैं आपको 10 एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने कश्मीर में विस्थापितों को बसाने के लिए क्या कदम उठाए, बता दीजिए। कितने लोग बसाए गए? ना ये आप फालतू की 5 सालों से आपकी सरकार, मैं बता रही हूँ ना, क्यों नहीं कदम उठाए हैं? तो डेटा आप मुझे पहले बताओ, आपने निकाला कैसे? मुझे तो खुशी होगी
कि अगर कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया जाता है तो कोई मैं उस खुशी आंदोलन ना का होने वाली मुखिया जब बनूंगा। आपसे मुद्दे पे लेकिन बात सवाल करूं ये ना है कि कि डिक्टेटरशिप आपको क्या जो होती है, तब कश्मीर आप तो चाहिए, कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं है। क्या बात है मौलाना साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये बहस ठीक है, इस पर और गर्मा गर्म बहस होनी चाहिए। घाटी से निकाला गया। मैं सुशील जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा जल्दी। सुशील जी सीनियर सहाफी के तौर पर आपका फाइनल कमेंट देखिए, चाहूंगा। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी शपथ ली थी तो पहला उन्होंने माइनॉरिटी को, इसी मुस्लिम कम्युनिटी को मैसेज देने की कोशिश करी थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इस बार इस टर्म में सबका विश्वास पर ज़्यादा जोर है और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमें भी आई हैं मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर वही दोहराना चाहूँगा कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी, जिनकी पॉलिटिकल दुकानदारी सिर्फ मुस्लिम को डरा कर रखने से ही चलती है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रोग्रेसिव बने, अपना विकास करें, देश की मुख्य धारा से जुड़ें और देश के विकास में योगदान दें। इसलिए उसको सरकार के किसी भी कदम में कमजोरी नजर आती है, उनके खिलाफ ही नजर आता है और उसको, उस बात को जोर देकर बार बार वो इस बात को यही कहना चाहते हैं कि ये आपके विरोध में है। चलिए, सीधा सा उदाहरण है, जिस बिल को 278 के मुकाबले 6 से पारित किया गया, उस बिल में जहां सभी धर्मों के जिसमें रिप्रेजेंटेशन है, सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं? ये आपकी छोटी सोच का ठीक है। चलिए सीमा जी जल्दी, ये मोदी साइकोसिस जो सिंड्रोम है, सीमा जी ये मोदी साइकोसिस सिंड्रोम जो है उसका जो फैलाया जा रहा है इस देश में, इसका क्या इलाज है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, इस तरीके की जो आवाजें उठ रही हैं, जैसे अभी ये मौलाना साहब बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान कर रही है। आप उनको कभी खुल करके देश के, मैं ये कहती हूं कि आप खुल के बोलते क्यों नहीं, किसी भी आतंकवादी के विरोधी कानून के हम साथ हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं इमरान भाई, अगर आप अभी पिछले कुछ दिनों का इतिहास देखिए, ISIS के मॉड्यूल आपको तमिलनाडु में मिले हैं, केरला में मिले हैं, बंगाल में मिले हैं। आपको एक इफेक्टिव कानून की सख्त जरूरत है। दूसरा, चाहे आप ऑर्गन ट्रेडिंग की बात करिए, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करिए, आप आर्म ट्रेडिंग की बात करिए, ये दुनिया में सबसे ज्यादा इलीगल बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा मनी इन्वॉल्व है। और भारत कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा सेंटर है। साइबर में भी अगर आप देखिए कि इंडिया जिस तरीके से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, साइबर अटैक भी इंडिया में होने लाजमी है। डेटा लोकलाइजेशन पे बात हो रही है और इस तरीके के लॉस को अगर हम नहीं लाएंगे तो मैं आपको बता रही हूं, हम न तो शांत रह सकते हैं, न सुखी रह सकते हैं और न ही संपन्न रह सकते हैं। आप हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री को देख लीजिए ना, क्या हालत हो रखी है उनकी, क्या उनके जैसा बनना चाहते हैं? ठीक है मौलाना साहब प्लीज अब आप सुनिए मेरी बात। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, के खिलाफ है लेकिन सेलेक्टिव टेररिज्म के, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। इस पर और बहस करेंगे, इस पर और बहस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और एक कानून को ताकत देना क्या किसी मजहब के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है? ये जो सोच है, ये फैलाने की कौन कोशिश कर रहा है, क्यों कोशिश कर रहा है, क्या मकसद है, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा, सोचिएगा। आप देखते रहिए जी सलाम।